बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 5 अप्रैल है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, डोनाल्ड ट्रंप का अपने पायलट को रेस्क्यू करने के हवाले से एक बयानिया। इसमें कितनी सदाकत है, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, कितने जहाज़ इसमें तबाह हुए और कहाँ से अटैक किया गया, ये मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर ये पायलट अभी भी ईरान के अगर कब्ज़े में है तो इसका मतलब क्या है और अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा एक नुकसान हो सकता है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, इसराइल को कितनी तबाही का सामना करना पड़ा, तल अवीव के अंदर क्या कुछ हुआ पिछले 12 घंटों के अंदर, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, फिर सैटेलाइट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या अमेरिका सच छुपा रहा है और सैटेलाइट तस्वीरें क्यों बंद की गई, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? और दुनिया के 3 ममालिक मिडल ईस्ट में इस वक्त किस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई और लेबनान के हवाले से भी कुछ खबरें शामिल करेंगे। और दोस्तों, ऐसे वक्त में जब जंग को ख़त्म होना चाहिए, यूएई क्या इस जंग में शामिल हो चुका है? ईरान की तरफ से क्या दावा किया गया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, आपको सबसे पहले ये खबर दें कि अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है कि अपने क्रू मेंबर को हम बाहिफाजत ईरान के अंदर से रेस्क्यू करके वापस लेकर आए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कर्नल को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जिसमें सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और जो जहाज़ थे उन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर शिरकत की। इसके साथ साथ मेरीन्स की बड़ी तादाद को ईरान की सरजमीन पर उतारा गया और इस ऑपरेशन को उनके मेरीन्स ने कामयाब बनाया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई कि इस हमले में इनका सामना ईरानी फ़ौज के साथ था और इनके 5 मज़ीद फ़ौजी जो हैं उन्हें हमने हलाक कर दिया। दोस्तों, ये जंग ईरान की और दूसरी तरफ इस ऑपरेशन को अगर आप देखें तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना ईरान के खिलाफ जंग। और अगर ये कहा जाए कि ये जंग से ज़्यादा ऑपरेशन इंपॉर्टेंट था तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ईरान के पास अभी भी ये क्रू मेंबर इनका मौजूद है, इनकी हिरासत में है, तो यकीनन इसको आने वाले दिनों के अंदर एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका ये बात जानता था और एक शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसने एक बड़ा ऑपरेशन किया, लेकिन ये दावे हैं, इसमें हकीकत कितनी है ये आपको ईरान की साइड से जो हकीकत है वो तो कुछ नज़र आती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं इसकी हकीकत, इनकी वीडियोस के हवाले से किसी किस्म का कोई मटेरियल आपको मौजूद नहीं मिलेगा। जो सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया या फिर पेंटागन ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की, स्टेटमेंट के साथ साथ दुनिया अब सबूत के ऊपर यकीन करती है। अमेरिका के जहाज़ को गिराया गया तो ईरान की तरफ से बाकायदा उसकी फुटेज भी जारी की गई और फिर ईरान की तरफ से 66,000 अमेरिकी डॉलर इस क्रू मेंबर की सर की कीमत लगाई गई थी कि कोई भी अगर इसकी इंफॉर्मेशन देगा तो उसे ये इनामी रकम अदा की जाएगी। दूसरी जानिब ईरान के पासदान इनकलाब ने यह दावा किया है कि अमेरिकी क्रू मेंबर को तलाश करने वाले एक ड्रोन तैयारी को अस्फहान में मार गिराया गया। दोस्तों, खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने इस मिशन को नाकाम करार दिया। उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई कि दुश्मन का अपने गिराए गए लड़ाका तैयारे के पायलट को बचाने के लिए बेबस कोशिशें की गई। अल्लाह ताला के फजल करम से गैबी मदद और ईरानी अफवाज की बरवक्त कार्रवाइयों और मुश्तरका ऑपरेशंस की बदौलत ये पूरा ऑपरेशन जो है नाकाम हुआ। अमेरिका में ये भी रिपोर्ट हुआ है कि इस कार्रवाई के दौरान अमेरिकी और ईरानी अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। और दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक ट्रंप ने ईरान में तबाह होने वाले तैयारे के पायलट को बचाने के लिए खसूसी ऑपरेशन का दावा अपनी नाकामी और शिकस्त छुपाने के लिए किया। अपनी कवरेज के दौरान ईरानी सरकारी टीवी ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया और इस वाक़े को बार बार 1980 की नाकाम अमरीकी यरगमाली रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो ऑपरेशन ईगल क्लॉक से तशबीह दी, जो वस्ती ईरान के शहर तिब्स में की गई थी। इससे पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी है 1980 के अंदर, जिसका वो हवाला दे रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में अमेरिका सिर्फ खोखले दावे कर रहा है। अगर कोई वाकई ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसमें अपने ये क्रू मेंबर को रेस्क्यू करके आए थे तो यकीनन इसका कोई ना कोई वीडियो क्लिप मौजूद होगा और वो दुनिया के साथ शेयर करते कि देखिए हम ईरान के अंदर गए, हमने कार्रवाई की और ईरानी फ़ौज हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी और हम ये कार्रवाई करके वापस भी आ गए। लेकिन ईरान की तरफ से वीडियोज़ जारी की गई हैं, अमेरिका ने तो नहीं किया, लेकिन ईरान ने सबूतों के साथ दुनिया को बताया और एक वीडियो इनके अमरीकी तैयारे के गिराए जाने की इस वक्त ईरानी सफारतखाने की अकाउंट के ऊपर आपको मिलेगी। और इस वीडियो के कैप्शन में ईरानी सफारतखाने का ये कहना था कि इन दिनों आप ये मनाजिर बहुत देख रहे हैं
اور یہ آپ بار بار کوئی فلم نہیں دیکھ رہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ایران نے کر کے دکھایا۔ وہ طیارہ جس کے اوپر انہیں بہت مان تھا، ٹیکنالوجی جسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، دیکھو ہم نے اسے ٹچ بھی کیا بلکہ اسے مار گرایا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب یہ اٹیک ہوا تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو خود آگ لگا دیتے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو آخرکار خود کیوں آگ لگا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ایک نیریٹو بلڈنگ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری ٹیکنالوجی دشمن کے ہاتھ میں آ جائے، اسی لیے ہم نے اپنے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا۔ دوستو، بیان کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ امریکی لڑاکا طیارے ہیں جو ایک ایک کر کے مار گرائے جا رہے ہیں۔ جیٹ A-10 اس بار یہ طیارہ تھا جس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دوستو، ایران کے خلاف اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں 365 کے قریب اہلکار زخمی ہوئے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کر دی ہے، اعداد و شمار ان کی طرف سے جاری کیے گئے، اور ایران کے خلاف جنگ کی شروعات کے بعد سے اب تک اس کی افواج کے 365 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جرمنی کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نکالا ہے اور اس وقت یہ تعداد تھی 170، لیکن اب پینٹاگون یہ بتا رہا ہے کہ 365 اہلکار زخمی ہیں، اور اب تک امریکی افواج کے 247، بحریہ کے 63 اور 19 میرینز اور فضائیہ کے 36 اہلکار اس جنگ کے دوران زخمی ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو میرے لیے امپورٹنٹ فگر ہے نا، وہ ہے 63 بحریہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحری بیڑوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے بلسٹک میزائل سے، اس میں حقیقت تھی۔ ان کا ایک بحری بیڑا وہاں سے نکلا، اس میں بھی حقیقت تھی، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ دوسری دلیل ہے کہ ہر طرف سے میزائل ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے تھے اور ہمارے میرین سے اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تو ان تمام دعووں کے اندر بالکل حقیقت ہے اور اب پینٹاگون کی طرف سے اسے کنفرم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ کے دوران اب تک 13 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ 13 جو اہلکار ان کے ہلاک ہوئے یہ بہت دیر تک ہانٹ کریں گے۔ امریکی عوام کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گی، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہمارے بچوں کو جنگ میں دھکیلا اور یہ جنگ ہماری نہیں تھی، ہمارے شہروں کو، ہماری عوام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور نیتن یاہو کی تم اس جنگ کے اندر کود پڑے۔ میں دوستو آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ درجنوں جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور سینکڑوں کمانڈوز، امریکہ اپنے فوجی افسر کو ایران سے نکالنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ اب جو رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی، یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایران میں تباہ ہونے والے F-15 طیارے کے لاپتہ رکن کی تلاش کے لیے امریکہ نے اپنے کتنے فوجی وسائل استعمال کیے۔ ان میں سینکڑوں کمانڈوز، کئی درجن جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز کو تلاش کا کام یہ سونپا گیا۔ امریکہ میں BBC کے پارٹنر ادارے CBS نیوز نے اسے رپورٹ کیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق کس طرح ایئر مین ویپن سسٹم آفیسر جو F-15 اسٹرائک ایگل کی دوسری سیٹ پر بیٹھا تھا، جو بھی ایران میں ریسکیو کیے جانے کے دوران زخمی ہوا۔ اس کرنل کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اوبویسلی اگر کرنل کا نام آ جائے گا پھر اس کے گھر لوگ پہنچ جائیں گے اور پھر سوالات شروع ہو جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ زخمی حالت میں پکڑا گیا، اور 24 گھنٹے سے زائد عرصے تک اسے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے اس نے کوششیں کی، اور اس دوران اس کے پاس صرف ایک ہینڈ گن تھی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی فوجیوں کو افسر کے مقام سے دور رکھنے کے لیے بموں اور ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور امریکہ اور ایران کی فوج کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ اب انہوں نے کیا کہ جس مقام کے اوپر اس کے پاس سگنلز کے لیے کوئی ایکوپمنٹ موجود ہوگا، یہ اونچے مقام پر چلا گیا، جہاں سے اس نے اپنا رابطہ جو ہے وہ کمانڈ سینٹر سے جو ہے وہ قائم کیا، اور جس ایریے میں موجود تھا اس پیرامیٹر کے اندر باقاعدہ جو جہاز ہے وہ بمباری کرتے رہے، اور لوگوں کو اس مقام سے انہوں نے دور رکھا، اور اس کے بعد اس کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ بالکل ایک فلمی سین کی طرح یہ تمام جو حقائق ہیں وہ پینٹاگون کے ذرائع آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوستو، ریسکیو میں استعمال ہونے والے 5 امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں میں سے 2 ایران کے اندر سے ٹیک آف کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہیں پکڑے جانے سے روکنے کے لیے تباہ کر دیا گیا، اور امریکی خفیہ ادارے CIA کا کردار CBS کی رپورٹ کے مطابق CIA نے ریسکیو آپریشن میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک پہاڑی شگاف میں ایئر مین کا سراغ لگایا، اور ایئر مین کی صحیح جگہ پینٹاگون تک جو ہے اس کی جو لوکیشن تھی اس کو پہنچایا، اور اسی دوران CIA کی جانب سے ایران کے اندر یہ معلومات پھیلائی گئی کہ ایئر مین پہلے ہی مل چکا ہے اور اب اسے ایران سے نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت تلاش کی کوششیں جاری تھی۔ ایک طرح سے جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے اور مس انفارمیشن انہوں نے ایران کے اندر جو ہے اسے پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی ان کے بہت سارے ایجنٹس ایران کے اندر موجود ہیں، اور یہ انفارمیشن ایرانینز کو بھیجی جا رہی تھی کہ جو بندہ جس کی تلاش جاری ہے اسے ڈھونڈ لیا گیا ہے، اور اسے ہم یہاں سے نکال لیں، تاکہ ڈائیورژن ایک کریٹ کی جا سکے۔
दोस्तों CBS ने व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर रेस्क्यू का हुक्म दिया। ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने रेस्क्यू करने के लिए दर्जनों तैयारे भेजे जो दुनिया के सबसे मोहलक हथियारों से लैस थे। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर यह भी लिखा कि किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पे अमेरिका की तारीख में ही सबसे बड़ा ऑपरेशन है और किसी फौजी को हम निकाल कर बाहिफाजत वहाँ से वापस लेकर आए। देखिए, हर शख्स को यही लगता है कि उसकी हुकूमत बेहतरीन हुकूमत है, उसके फैसले बेहतरीन फैसले हैं। जैसा कि पाकिस्तान में कहा जाता है, मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत जो है वो कहती है कि तारीख में पहली मरतबा, तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अब यही बातें कर रहा है कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा बड़ा ऑपरेशन जो है वो हमने किया और हमारा अफसर बिल्कुल ठीक है, उसे चोटें आई हैं लेकिन वो रिकवर कर रहा है। देखिए, अगर ये वाकई दावे दुरुस्त हैं, ऑपरेशन हुआ और इस तरह से ही हुआ और ये निकालने में कामयाब हो गए, तो अमेरिका एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बच गया है, चूँकि ईरान ने इसे बतौर बारगेनिंग चिप जो है इस्तेमाल करना था। मैं दोस्तों आपको खबर ये भी दे दूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर और इसराइल में क्या कार्रवाइयाँ हुई, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और लिबनान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़हबी के हुकाम के मुताबिक पेट्रोकेमिकल प्लांट में मुतादिद मकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं जी। इंतज़ामिया की जानिब से एक्सपर्ट जारी एक बयान में कहा गया कि प्लांट में आग फ़िज़ा में नकारा बनाए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से लगी है और गुज़श्ता रोज़ भी इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि मुल्की दिफाई निज़ाम की जानिब से मुबैना तौर पर ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नकारा बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं। दूसरी चीज़, बहरीन के अंदर सर बहुत एक आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगा, लेकिन वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और तफसीलात के मुताबिक गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी का जो स्टेटमेंट आया कि उसकी एक तनसीब ड्रोन हमले की जद में आई। तमाम सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक इस तनसीब की एक जानिब आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया और इस तरह की खबरें आपको बहरीन के अलावा दूसरे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ से भी मिल रही हैं। और दोस्तों लिबनान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लिबनान इनके इस ग्रेटर इसराइल के जो प्रोग्राम का हिस्सा है और ये जो हमले हो रहे हैं, तीन तरफ से हमले किए जाने के ईरान है, एक आपका वेस्ट बैंक के ऊपर भी इससे जंग छिड़ी हुई है और फिर लिबनान के अंदर भी कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन इसराइल के अंदर भी कार्रवाइयाँ पासर इनकलाब ने की हैं और तफसीलात के मुताबिक इसराइली दिफाई फ़ौज ने आज सुबह और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वस्ती और मगरबी ईरान में पासर इनकलाब की चंद अहम मिसाइल तनसीबात समेत 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया और IDF ने यह भी इतला दी कि रात भर और आज सुबह ईरान की जानिब से मज़ीद मिसाइल हमले किए गए और अब कहा जा रहा है कि मुल्क का जो दिफाई निज़ाम है मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए फ़ाल है। लेकिन आप जितना मर्जी ये स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल मीडिया को फीड करें, जो हक़ाइक़ है वो इंडिपेंडेंट मीडिया दिखा रहा है, गो के पाबंदी है और लेकिन इसके बावजूद खबरें विदन इसराइल आपको दुनिया के सामने जो आप छुपा रहे थे वो एक एक करके आ रही हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन सेंसरशिप है विदन इसराइल और चीज़ें बाहर नहीं आ रही, लेकिन कुछ चीज़ें इसके बावजूद इंडिपेंडेंट मीडिया या लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस सेंसरशिप के बावजूद खबर अब ये आई है, कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें मोसाद के हेडक्वार्टर को तल अबीब में टारगेट किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब ने इसराइली दारकूमत तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, ये दावा है और मीडिया ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही वीडियो को AI करार दिया। मज़ीद इसकी कोई वाज़ेह बैनुल-अक़वामी या आज़ाद मीडिया आउटलेट्स की तस्दीक भी सामने नहीं है। देखें, अगर आ भी जाएँ तो ईरान के इन हमलों को कभी भी अमेरिका या इसराइल जो है उसकी तस्दीक नहीं करेगा, क्योंकि जो अपने फ़ौजी को बचाने के लिए ईरान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यकीनन वो अपने इमेज को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जिस तरह कि हमने अमेरिका के अंदर भी जो इज़हार राय है इसके ऊपर पाबंदियाँ देखी हैं, मीडिया हाउसेस को एक तरह से थ्रेट किया जा रहा है और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर अमेरिका की हुकूमत अपने मीडिया हाउसेस के ऊपर दबाव डाल रही है कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें और ईरान के हवाले से आपको अमेरिका का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह करना चाहिए, गो कि आप ईरान के मौक़िफ़ को अमेरिकी अवाम के सामने रख रहे हैं। देखिए, इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि 65% जो सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप की वो ईरान की जंग के बाद ख़त्म हो रही है और 65% 70% लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए और आने वाले इलेक्शन के अंदर एन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक हार का सामना भी करना पड़े। और फिर ये सेंसरशिप सिर्फ आपको विदन इसराइल नहीं मिलेगी या अमेरिका के अंदर मीडिया हाउसेस पे नज़र नहीं आ रही, बल्कि अब एक और काम ये हुआ है कि ईरानी हमलों के नुकसानात के बाद जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि दुनिया को यही ना पता चले कि इसराइल के अंदर कितनी तबाही हुई है। आप मोसाद के हेडक्वार्टर को सिर्फ एक साइड पर रख दें,
जो वो कह रहे हैं कि ये दावे झूठे हैं और नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर भी पाबंदी लग गई। जो भी कोई तस्वीर बनाता है, वीडियो जारी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 60 के करीब बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक मूव हो सकती है मिडिल ईस्ट के ममालिक की तरफ से। और वो मिडिल ईस्ट जिसके साथ बरतानिया जाकर खड़ा है, आपके बहरी जो आपने अपनी सपोर्ट उनको दे दी, फ़ज़ाई सपोर्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन अब बरतानवी शहरियों को अगर गिरफ़्तार करेंगे तो इसके बहुत ही भयानक नताइज आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ऐसे पूरे माहौल के अंदर मिडिल ईस्ट में भी इसी किस्म की पाबंदी है और अमेरिका और इसराइल के अंदर भी। और अब काम ये हुआ है कि इन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, वाशिंगटन अमेरिकी सैटेलाइट इमेजरी फ्राहम करने वाली कंपनी ने ईरान से मुतल्लिक जंगी तस्वीर जारी करने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। देखिए, इन्होंने पहले इससे क्या किया था कि ये कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगी थी, लेकिन अब इसे मज़ीद बढ़ा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अपने सार्फिन को भेजे गई ईमेल में बताया गया कि ये फैसला अमेरिकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। कंपनी के मुताबिक इसे हिदायत दी गई है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के जंग ज़दा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर को फ़िलहाल रोक दिया जाए। ये पाबंदी दरअसल पहले से जारी ताख़ीर की पॉलिसी का तसलसल है, जिसके तहत कंपनी ने इब्तदाई तौर पर 96 घंटे की ताख़ीर मुतारिफ़ करवाई कि 96 आवर्स के बाद जो है हम तस्वीर को जारी करेंगे, जिसके बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो बढ़ाकर 14 दिन कर दिया गया और अब इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बाकायदा मुलतवी कर दिया गया है, तस्वीरों को रोक दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं, वो कहते हैं जी कि तस्वीर दुश्मनों तक जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी चीज़ हमने तबाह कर दी। अब ना करें। चाइनीज़ जो सैटेलाइट मौजूद हैं वो ये तस्वीरें दिखा देंगे, जिस तरह कि इससे पहले चाइना ने दिखाए। रशियन सैटेलाइट्स मौजूद हैं, वो भी इन इलाकों की तस्वीरें ले रहे होंगे और ये इन्फॉर्मेशन जहां पहुंचनी है वहां पर पहुंचनी होगी, आप इसे रोक नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और ये पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के ताल्लुकात और ईरान के ताल्लुकात और ख़ासतौर पर सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात के तनाज़ुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा ये किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के ख़िलाफ़ जंग में बाकायदा तौर पर अब शामिल हो गया है। देखें, अगर आप ऐलान ना भी करें तो मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा शामिल है। मिडिल ईस्ट की जो सरजमीन है उसे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है दिफाई निज़ाम, और यहाँ से बाकायदा तौर पर जो इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस, वो आपको बताएंगे कि फोर्सेस किस तरह से मूव कर रही हैं, मेरीन्स को उतारा जा रहा है। और इसके साथ साथ दिफाई निज़ाम जहाँ पे इन ममालिक की हिफाजत कर रहा है, बल्कि अटैक भी किया जा रहा है ईरान की सरजमीन के ऊपर। अब जो दो पेपर्स हैं जिनके ऊपर ईरानी मीडिया रिलाई कर रहा है, और इससे वो साबित ये कर रहे हैं कि देखें ईरान की सरजमीन किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। एक तो जी 1 अप्रैल को एक चीनी विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की जो इमेज हैं, जो सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कब्ज़े में है। और 22 मार्च को ईरान के जजीरे जासक पर अमारती मेराज 2000 लड़ाका तैयारी की उड़ान जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात की शिरकत का सबूत है। आज़ाद मीडिया ज़राए की तरफ से इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी, तहम इस रिपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। देखिए, ये आज़ाद मीडिया कोई नहीं होता और आज़ाद मीडिया आपको मिलेगा भी नहीं। पाकिस्तान की सर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जो प्लॉट बेचते थे आज वो टीवी के मालकान बन के बैठ गए। जो तालीम के शोबे में थे उन्हें मीडिया हाउसेज इसलिए खोलने पड़े क्योंकि उनके काम नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, अपना मीडिया हाउस खोल लेते हैं, 8-10 सहाफ़ियों को हम अपने पे रोल पर लेकर आएंगे, फिर जो मर्जी उनसे करवाएं। और यही काम हमने पाकिस्तान में हर बड़े मीडिया हाउसेस को करते हुए देखा है। जो कागज़ बेचते थे आज वो एक बड़े ग्रुप के मालिक हैं। जो टबैको का काम करते थे उनका भी एक बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान में घी बेचने वालों का भी सर चैनल है। पाकिस्तान में किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो चैनल बनाने की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि आप बयानी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये काम पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब चैनल इंडिपेंडेंट सहाफ़त सर रह नहीं गई, और जो लोग अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं उनको आप किसी न किसी कबीले से एट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन ये 2026 का जो इंटरनेशनल मीडिया हो या पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर आप बात करें, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो मीडिया जिसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो आपको जकड़ा हुआ नज़र आएगा, कुछ लोगों की सोच में, कुछ लोगों के इक़्तिदार में, कुछ लोगों के हुक्म के मुताबिक इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। आपसे अगली वीडियो में पाकिस्तान के तनाज़ुर में कुछ खबरें हम शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।